बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द CSS चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटन पार्ट ऑफ CSS एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। इसके अंदर हम फॉर्मेट इस तरह से होगा कि पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और दूसरे हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। ये जो टेक्निक्स हैं ये हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे शेयर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई इसके अलावा कोई और टेक्निक इफ़ेक्टिव हो नहीं सकती, या ये ही हतमी है और ये ही हरफ़ आखिर हैं और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता। ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अगर समझते हैं कि आप इससे बेहतर कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो और कलेक्टिवली हम उसके दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। देखिए, सबसे पहले CSS एग्जामिनेशन के बारे में आप उसकी जब तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 उसूल जो है उनको मद्देनज़र रखें। CSS का एग्जामिनेशन जो है, आपने इसके कंपटीशन के हवाले से हमने जो एक वीडियो बनाई है उसमें आपने देख लिया कि कितना इसमें कंपटीशन है। रिटन पार्ट में कितने लोग अपीयर होते हैं, कितने उसमें से पास होते हैं, और फिर फाइनली कितने लोग जो हैं वो एलोकेट होते हैं। जो फाइनली पास लोग हैं उनकी जो पास परसेंटेज है वो 2 to 3% के दरमियान वेरी करती है। इससे आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके अंदर पास परसेंटेज, पास से मुराद मैं उसको ले रहा हूँ जो कि फाइनली एलोकेट होते हैं। रिटन पार्ट को पास कर लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप एलोकेशन हासिल ना कर लें। तो वो पास परसेंटेज जो है फाइनल वो 2 to 3% के दरमियान वेरी करती है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर कंपटीशन का मेयार कितना ज़्यादा है। अच्छा, जितना इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, कम लोग उसमें पास होते हैं, उतना ही बदकिस्मती से हमें ज़्यादा इसके बारे में गाइडेंस ज़्यादा अवेलेबल है। हर जगह से आपको इसके बारे में गाइडेंस मिल रही होगी। हर शख्स आपको अपनी रेसिपी, अपने तरीके, अपनी टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा होगा। और बदकिस्मती ये है कि एस्पायरेंट्स जो हैं, जो हमारे यंग लोग हैं जो इसकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वो जगह जगह, शहर शहर, मुख्तलिफ लोगों के पीछे घूमते रहते हैं गाइडेंस की तलाश में। गाइडेंस क्या होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह चूज़ करें। गाइडेंस ये लेने चाहते हैं कि जी ऐसे में हम किस तरह से पास हों, हम किस तरह से रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, हम साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। इन सवालात के जवाबात के हासिल करने के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, अभी बहुत सारे लोग वो भी तैयारी कर रहे होते हैं, वो जगह जगह इसकी तैयारी, इसके लिए इन सवालों के जवाब की तलाश के लिए वो घूम रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से रब्ते कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे होते हैं, हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, और मतलब अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आउटपुट बहुत कम मिल रही होती है। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको रियल सेंस में, इन रियल टर्म्स, वाकई ऐसी गाइडेंस मिल रही होती है जिसको आप ये कह सकते हैं कि जी जो CSS के रिटन पार्ट के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वाकई इफेक्टिवली आपके लिए मुआविन साबित हो सकती है। ज़्यादातर हमारी जो भी आप देखते हैं कि ऐसी गाइडेंस अवेलेबल है, अकेडमीज़ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ नाम अवेलेबल हैं। माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल बेस्ड हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ की तैयारी करवाते हैं आपको बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है, हर कोई आपको मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा होता है। उससे ये होता है कि एस्पायरेंट्स को के लिए एक कन्फ्यूज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, उनकी कन्फ्यूजन में इजाफा होता है। एक शख्स कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, आप जगह जगह घूम फिर भी रहे हैं, और इन दी एंड क्या होता है कि नताइज 2 से 3% के दरमियान होते हैं। आप इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे FPSC की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है वो है 2017 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर आप ज़रूर देखिए कि उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है CSS के हवाले से। हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। ये सबसे पहले जो मैंने पॉइंट अभी लिखा है कि डू द स्मार्ट वर्क, इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो है ना वो ये देखते हैं कि वो जो मैंने आपके साथ जिक्र किया FPSC की एनुअल रिपोर्ट का,
उसका मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जिक्र ज़रूर करें। सबसे पहले ये रिपोर्ट का पेज नंबर 6 आप देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे उसमें कि सबसे पहले जो उसमें पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 4 लिखा हुआ है, वेदर पास परसेंटेज इज डिक्लाइनिंग इन CSS कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो क्लॉज ए में ये लिखा हुआ है कि जी कोई ड्रास्टिक या एबनॉर्मल डिक्रीज नहीं है पास परसेंटेज में, ठीक है, ये इसको छोड़ दें। दूसरा पॉइंट देखिए, शिफ्ट फ्रॉम बुक रीडिंग टू इंटरनेट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ क्रिएटिविटी एंड रिटन एक्सप्रेशन एंड हैंस अ की रीजन फॉर लो परफॉर्मेंस। यानी उन्होंने इसके अंदर दो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि एक आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है और दूसरा आपका रिटन एक्सप्रेशन बहुत शानदार होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से इस एग्जामिनेशन के अंदर मिसिंग है। और उसकी वजह उन्होंने ये बता दी है कि जी जो बुक रीडिंग को छोड़ दिया है स्टूडेंट्स ने, एस्पायरेंट्स ने, और उसकी जगह इंटरनेट के जो सोर्स है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या जो शॉर्ट टर्म मेजर्स है ना, कि बस जल्दी से कोई, जैसे वो आप बहुत सारी बुक्स आपको मिलती हैं, एग्ज़ाम क्रैम सीरीज़ फलां पब्लिशर की, वो पढ़ के तो मैं एग्जामिनेशन किसी तरीके से पास कर लूँ। ऐसे पास नहीं हो सकता एग्जामिनेशन। क्लॉज सी में आ जाइए, CSS अकेडमीज, आई रिपीट CSS अकेडमीज reliance on guest papers, guidebooks and notes neither support the candidates in attempting papers nor enhance their critical or analytic abilities. Irrespective of the number of failures or otherwise, Commission does not compromise on quality and standards. आप ये दो पॉइंट्स आपके सामने, आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करके खुद पढ़िए, मैंने वहाँ से आपके सामने ये हमने आपके सामने ये निकाला है आपके लिए। इसमें उन्होंने 2-3 बुनियादी वजह बता दी हैं कि जो डिटेरियोरेशन हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बुक रीडिंग छोड़ दी है, इंटरनेट पर रिलाई करना शुरू कर दिया है, CSS अकेडमीज जगह जगह मशरूम ग्रोथ है। वो लोग जिन्होंने खुद कभी CSS का एग्ज़ाम दिया ही नहीं हुआ, कभी दिया भी है तो पास नहीं हो सके, पास हुए हैं तो एलोकेट नहीं हो सके, वो जगह जगह CSS की अकेडमीज खोल के आप लोगों को वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पैसे ज़ाया कर रहे हैं। इन लोगों के चुंगल में ना आएँ, इनसे बचें। ये FPSC की रिपोर्ट कह रही है कि CSS अकेडमीज़, फिर आप गेस्ट पेपर्स, नोट्स, गाइड बुक्स, हज़ार तरह की आपको मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी। आप मार्केट में जाइए, आपको हर दूसरे पब्लिशर की बुक्स मिल जाएंगी CSS के ऊपर। जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि ये एग्ज़ाम जितना मुश्किल है, इसमें पास परसेंटेज जितनी कम है, उतनी ही इसमें गाइडेंस, ये हमारी बदकिस्मती है कि उतनी इसमें गाइडेंस ज़्यादा है। वो आप जिस शख्स से गाइडेंस आप लेना चाहें वो आपको दे सकता है, आपको अपनी अपनी रेसिपी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेगा, बुक्स आपको अवेलेबल हैं, गाइड्स, नोट्स और फलां ऐसी चीज़ें। देखिए, एक बात अपनी ज़हन नशीन करें कि ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें कोई इस किस्म का शॉर्टकट नहीं चल सकता। तो अगर तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं CSS के लिए, तो आप क्या करना चाहिए वो हम आगे जाके शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले इन सारी इस तरह की चीज़ों से जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, सबसे पहले तो इनसे नाता ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, इनके ऊपर रिलायंस ख़त्म कर दें। पैरा नंबर 5 जो है, परसिस्टेंट फेलियर इन इंग्लिश, इसमें देखिए कि इसमें अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। स्टैटिस्टिक्स ऑन CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इंडिकेट परसिस्टेंट फेलियर इन इंग्लिश पेपर 1 and पेपर 2. The Commission feels the need for improving competencies of students in general and proficiency in languages, that is English language as a medium of communication in specific. Excessive use of computer, auto spell and grammar check has somewhat eroded the writing skills of the candidates. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें आप देख लें कि इंग्लिश के ख़राब होने की राह में क्या रुकावट है, सॉरी जो ख़राब हुई है उसकी वजह क्या है, उसके सही होने की राह में क्या रुकावट है। सीरियल नंबर 6 पे आप देखें, एग्जामिनर्स असेसमेंट रिपोर्ट्स, ये भी आपको हर साल की जो एग्जामिनर्स की असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, ये आपको FPSC की वेबसाइट पे मिल जाती हैं। आप ये पढ़िए, इसमें सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनर्स ने लिखा हुआ होता है सब कुछ, आप ये ज़रूर पढ़िए। हर सब्जेक्ट के ऊपर एग्जामिनर ने अपने व्यूज़ दिए होते हैं पेपर्स को चेक करने के बाद। उसके अंदर लिखा हुआ है, रिपोर्ट फॉर CSS CE अंडरस्कोर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ बिन
adversely affected due to declining standards of education in our institutions. Examiners' assessment reports for CSSCE 2016 and 17 observed that level of general knowledge has low and candidates in general had poor understandings of literacy, sense, criticism or comprehension. ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो के आगाज़ में इसलिए आपके साथ शेयर की हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही जर्नल और बहुत ही मतलब शानदार अल्फाज में इन्होंने वो सारी बुनियादी रीज़न्स बता दी हैं और साथ ही साथ वो की फैक्टर्स बता दिए हैं कि जिनका ख्याल रख के आप जो हैं वो CSS के एग्जामिनेशन में कामयाब हो सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने जिक्र किया कि डू द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? स्मार्ट वर्क का कतन ये मतलब नहीं है कि कोई एग्ज़ाम क्रैम सीरीज़ के नाम से कोई बुक मार्केट से उठा लें या कोई किसी के नोट्स बने हुए हैं तो वो लेके उसको रट्टा लगा लें, या कोई आप अकेडमीज़ में चले जाएं और वहाँ से 1-2 लेक्चर्स नोट कर लें और समझें कि जनाब अब मैंने कोई बड़ी तैयारी मेरी ठीक हो गई है। देखिए, स्मार्ट वर्क इसका नाम नहीं है। स्मार्ट वर्क ये है कि आपको सारी चीज़ें बेसिक्स खुद पता होनी चाहिए। आप स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करें। हाँ, आपको ये पता हो कि कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, कहाँ से पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं, और फिर उनको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कैसे करना है। दैट्स इट। सबसे पहले आपने तैयारी शुरू करनी है जब CSS की, तो सबसे पहले दिन आपने, जो हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2019 के रूल्स को सबसे पहले अपने सामने रखें। सबसे पहले वो रूल्स पढ़ें, वर्ड टू वर्ड खुद पढ़ें। ये जो हमारी आदत बन चुकी है कि हमने बुक्स रीडिंग नहीं करनी, वो सबसे ख़तरनाक है। अगर बुक रीडिंग की आदत नहीं बनेगी तो CSS का एग्ज़ाम पास करना कोई मौजज़ा तो हो सकता है, वरना नॉर्मली उसे पास करना नामुमकिन है। वर्ड टू वर्ड गौर करें, अपना फोकस बिल्ड करें, अपना एनालिटिक स्किल बिल्ड करें, उस एग्जामिनेशन के रूल्स को खुद कॉम्प्रीहेंड करें, खुद समझें। वीडियो में हमने बना के आपको ब्रीफली सारा समराइज़ कर दिया है। आप उसको सुनने के बाद आप अपने जो हैं वो रूल्स को खुद स्टडी करें, खुद रीड करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पे आप जो हैं वो FPSC की वेबसाइट के ऊपर जो उनकी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, आप जाइए वेबसाइट के ऊपर, एनुअल रिपोर्ट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़िए। उसके अंदर जैसे मैंने एक आपके सामने एग्जांपल के तौर पे स्लाइड में दिखाया है, आपको साफ नज़र आ जाएगा कि कमीशन कैंडिडेट्स के अंदर कौन सी खूबियां तलाश कर रहा होता है और क्या वजूहात होती हैं CSS एग्जामिनेशन में फ़ेल होने की। यू आर द बेस्ट जज। देखिए, आप लोग ग्रेजुएट्स हैं या उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिफ़िकेशन के हामिल हैं, तभी तो आप एलिजिबल हुए हैं, CSS के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सेल्फ इवेल्यूएट करनी चाहिए, आपको ख़ुद इवेल्यूएट करनी चाहिए। आपको चाहिए कि आपको हर चीज़ का ओरिजिन, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो स्टडी करना चाहिए। इधर उधर की लोगों की बातें सुन के या मशवरे सुन के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर जाइए। आप FPSC की वेबसाइट की उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या एग्जामिनेशन में फेलियर्स की रीज़न होती हैं और क्या मसले मसाइल होते हैं और क्या चीज़ें लोग मिस करते हैं। इसके साथ तीसरा डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको ज़रूर देखना है, वो है जो एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स होती हैं। हर साल जो एग्जामिनर CSS के एग्ज़ाम को मार्क करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको उनके उस रिपोर्ट के अंदर आपके उनके जो कमेंट्स हैं एग्जामिनर के, वो आपको मिलते हैं। उसकी जो रिपोर्ट शाया करता है FPSC, वो उसकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट मौजूद हैं, जो अवेलेबल रिपोर्ट्स हैं, उसको पढ़ें। जो एग्जामिनर ज़ाहिर है अपने व्यूज़ दे सकता है, उससे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है आपको या मुझे कि वो क्या तलाश कर रहे होते हैं उस एग्ज़ाम में, उस पेपर में, और क्या चीज़ें मिसिंग होती हैं। वो आप पढ़ लें। आपके कंपलसरी की भी अवेलेबल हैं, ऑप्शनल्स की भी अवेलेबल हैं। उसमें सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट को पढ़ लें। आपको किसी से गाइडेंस लेने की, किसी से मशवरा करने की, किसी एकेडमी में जाने की, किसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकेडमीज़ जाएँ ना, ये नहीं कह रहा मैं कि आप अकेडमी से बिल्कुल विज़िट ही ना करें। अगर आपको नहीं पता कि CSS क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आप अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप
किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी तैयारी करवा रहे होंगे एकेडमीज़ की, आप ज़रा उनको सर्च कर लें। सर्च करके आप जाएँ ज़रूर, गाइडेंस थोड़ी बहुत आप खुद अपनी आंखें बंद नहीं रखें, खुद उनको इवेल्यूएट करें, खुद देखें कि ये लोग आपको क्या बता रहे हैं, क्या वो आपको उस चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। चंद दिन काफ़ी होंगे किसी भी एकेडमी में जाके, वहाँ से आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जामिनेशन है क्या और करना कैसे है। उसके बाद मैं ये पूरी रिकमेंड करता हूँ कि किसी एकेडमी में ना जाएं, उसके बाद आप खुद तैयारी करें। आप जो तैयारी कर सकते हैं एक ग्रेजुएट लेवल पे, वो कोई एकेडमी नहीं करा सकती, कोई गाइडेंस आपको नहीं करा सकती। इधर उधर घूमने की बजाय खुद स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ें और उसकी तैयारी शुरू करें। स्मार्ट वर्क के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जो मैंने बात की कि आप सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको जिक्र किए, सबसे पहले आपने ये पढ़ने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जब आपने देख लिए तो आप अपने आप को खुद बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको एग्जामिनेशन की बेसिक नो हाउ हो चुकी हुई होगी। ठीक है। स्मार्ट वर्क अब आपने इस तरह से करना है कि आपने चौथे नंबर पे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने डाउनलोड करना है। उसमें जो कोर्स कंटेंट्स हैं, जो कोर्स आउटलाइंस हैं, वो भी एफपीएससी के जो स्टैंडर्ड कोर्स कंटेंट हैं वो आपने देखने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट का और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट करने हैं, उन सब का कोर्स कंटेंट आप अच्छी तरह से उसको 2, 3, 4, 5 मरतबा उसको रीड करें, ता वक्त है कि आपके जहन में उसका पूरा एक खाका बन जाए कि ये एग्ज़ाम के अंदर आपने क्या क्या तैयार करना है, किस किस तरह से तैयार करना है। ये एग्ज़ाम का एक ओवरऑल खाका बन जाएगा आपके दिमाग में उसके कंटेंट का। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो कोर्स कंटेंट दिया है इसके बाहर से वो कुछ नहीं पूछ सकते। एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है। ये बेसिकली आपकी तैयारी के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसमें एक खाका, एक स्केच आपके सामने रख दिया गया है कि एग्जामिनेशन में आपसे इस तरह के सवाल, इस नेचर के, इस नौयत के, इस एरिया से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस कोर्स कंटेंट को सामने रखते हुए आपने बेसिकली तैयारी करनी है। वो कोर्स कंटेंट आपके सामने स्टैंडर्ड आ गया। अब उसके साथ वहीं पे उसके नीचे कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। वो रिकमेंडेड बुक्स बहुत सारी होंगी, ज़रूरी नहीं कि आप सारी की सारी पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि आप सारी की सारी ख़रीदें। देखें, इसमें आपने इस एग्ज़ामिनेशन में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी निस्बत कि आपने क्या करना है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने क्या नहीं करना। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मार्केट में जाके बुक्स ख़रीदने शुरू हो गए तो आपके इतने पैसे ज़ाया होंगे कि आप नुकसान उठाएंगे। सब स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। नोट्स, बहुत से लोग हैं जो आपको कहेंगे कि हम आपको नोट्स फोटोकॉपी करवा के भेज देते हैं, आप अब इतने पैसे भेजें, हम आपको नोट्स भिजवा देते हैं। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। जगह जगह ऐसे सोर्सेज अवेलेबल होंगे आपको। सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में ज़्यादातर। कुछ चंद एक बुक्स होंगी, अगर वो आपको मिले तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, जो अच्छी होंगी। सीएसएस के या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में लिखी हुई ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो सब स्टैंडर्ड है, उससे आपको कुछ नहीं, कतई कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो आप इन बुक्स को मार्केट में लेने से बिल्कुल इज्तनाब करें। हाँ, अब जो रिकमेंडेड बुक्स एफपीएससी ने की हैं वो सब की सब आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं। तो तरीका ये है कि आप इस सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई जाती हैं या मास्टर्स लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, जो कि ओरिजिनल ऑथर्स ने लिखी हुई हैं, वो कंसल्ट करनी है। देयर इज़ नो सच थिंग एज नोट्स इन सीएसएस एग्जामिनेशन। किसी नोट्स के पीछे नहीं जाइए, किसी और शॉर्टकट के पीछे नहीं जाइए, ओरिजिनल बुक्स तलाश कीजिए। ओरिजिनल बुक्स से, स्टैंडर्ड बुक से इसकी पढ़ाई करें। जब आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की होगी तो आपके जो एग्ज़ाम आप अपीयर होंगे, जो आपका जो पेपर होगा, वो जो एग्जामिनर के सामने आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो खुद बोल बोल के बताएगा कि आपके और दूसरे लोगों के पेपर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही डिफरेंस है जो क्रिएट करना है एग्जामिनेशन के अंदर। अपने पेपर को दूसरों से डिस्टिंग्विश करना है, दूसरों से डिफ्रेंशिएट करना है। और आपकी गैर मौजूदगी में जो आपने तहरीर की है, आपकी वो तहरीर आपका रिप्रेजेंटेटिव है। अगर सभी लोग मार्केट में अवेलेबल XYZ बुक्स को उठा के उसको पढ़ेंगे और वही मवाद वहाँ रिप्रोड्यूस कर देंगे तो एक मैट्रिक के पेपर में या एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पेपर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप शायद ये समझ रहे हो एग्ज़ाम से वापस आके कि जी मैंने तो वो सारा क्वेश्चन हूबहू मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया जो मैंने फलां जगह से पढ़ा था, और मैंने उसको ऐसे ही उसको मैंने छाप दिया दोबारा एग्जामिनेशन के अंदर, और बड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि जी अब तो मेरे बड़े अच्छे नंबर आएंगे।
बट इन दी एंड कोई अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे। पास हो भी गए तो कोई ऐसे मार्क्स नहीं होंगे कि एलोकेशन ले लें। तो इसलिए सब स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़ के टफ काम है, मुश्किल काम है कि स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा जाए, लेकिन करना होगा अगर तो आप सीरियस है CSS करने के हवाले से। अगर नहीं, जस्ट एक कैजुअल मैनर में कर रहे हैं तो जस्ट गो फॉर दैट। मार्केट में हज़ारों बुक्स अवेलेबल हैं, आप उठाएं जो भी आपको अच्छी लगे उठा लें, पढ़ लें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा इन दी एंड नहीं होने वाला। कोर्स कंटेंट को सामने रख के स्टैंडर्ड बुक्स के ज़रिए से आपने तैयारी करनी है। स्टैंडर्ड बुक्स से तैयारी इस तरह से करें कि देखें बहुत ज़्यादा किसी मामले के अंदर, किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक के अंदर डीप जाना वो रिक्वायर्ड नहीं है। CSS के एग्जामिनेशन में आपसे ये नहीं रिक्वायर किया जाता कि आप कोई अफलातून या अरस्तू बन जाएं और किसी एक टॉपिक की आपको मतलब इतनी इन डेप्थ पता हो कि आप जो हैं वो उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या उसके स्पेशलिस्ट या माहिर बन जाएं। ऐसा नहीं है। आपको एक बेसिक लेवल तक की उसकी तमाम चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि अब एक टॉपिक आपने पकड़ लिया तो आप उसके ऊपर पहले स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, फिर इंटरनेट पर रिसर्च कर रहे हैं, फिर फलां उस मतलब इतना उसके ऊपर आपने वक्त ज़ाया कर दिया है कि अब आप और कुछ करने का वक्त ही नहीं रहा आपके पास। ऐसा नहीं करना। आपने ये खुद अंदाज़ा करना है कि अब कब मेरे लिए इतना मटेरियल इस टॉपिक पे सफिशेंट हो गया है कि मैंने अब मेरे दूसरे टॉपिक पे स्विच करना है, मज़ीद चीज़ें तैयार करनी है, अब इसके लिए सफिशेंट हो गया। ये आपने खुद डिसाइड करना है। जब आपने अपना एक तैयारी शुरू करनी है किसी एक सब्जेक्ट की तो उसके कंटेंट को सामने रखिए। उस कंटेंट को 1, 2, 3 स्टैंडर्ड बुक्स होंगी उससे कंसल्ट कीजिए। एक से कर लें सफिशेंट है, लेकिन 2-3 अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है कि आपको वहाँ से थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएंगी। उनको कंसल्ट करके अपने हिंट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, अपने खुद बनाएं नोट्स, अपने किसी के नोट्स नहीं की बात नहीं कर रहा, अपने खुद शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपने कोई जिनको आप देखते ही समराइज कर सकें, रिवाइज कर सकें। वो अपने शॉर्ट नोट्स, अपने हिंट्स, कोई भी चीज़ अपने बना लें और वो आपने खुद अंदाज़ा करना है। जैसे मैंने बताया कि कब एक सफिशेंट मटेरियल आपके पास एक टॉपिक पे जमा हो गया। जब एक टॉपिक आपने कवर कर लिया तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाइए, उसके साथ भी इसी तरह से रिपीट करके उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के उसके ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स, अपने हैंड आउट्स जो हैं वो आप बना लें। और एग्जामिनेशन से कुछ अर्सा पहले 1-2 बार उसको रिवाइज़ करें। जिस दिन लास्ट डे हो उससे अगले दिन जब पेपर हो तो आप उन शॉर्ट नोट्स को उठाएं और विद इन एन आवर और कपल ऑफ आवर्स आप उस सारे कोर्स को रिवाइज़ करने के काबिल हो जाएं। इसमें एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि जब आपने कोर्स कंटेंट देख लेना है तो कोर्स कंटेंट को देखने के बाद पेपर की तैयारी करने से पहले आपने पास्ट पेपर्स के ऊपर जाना है। पास्ट पेपर्स आपको FPSC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ना मिले तो फिर बाज़ार में जाइए और कोई बुक तलाश कर लें। अदरवाइज़ आपको FPSC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे सोर्सेज हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सोर्सेज भी शेयर करेंगे कि कौन से सोर्सेज आपको यूटिलाइज़ करने चाहिए तैयारी करने के लिए, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ्री सोर्सेज हैं, किसी जगह पे अपने पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप पास्ट पेपर्स देखिए। कंटेंट के देखने के बाद जब आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस कंटेंट में से किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किस हद तक उनकी डेप्थ होती है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कौन से, उससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कंटेंट में से कौन से बहुत अहम एरियाज़ हैं और कौन से कम अहम एरियाज़ हैं। उससे आप अपनी एनर्जीज़ को डिवाइड कर सकेंगे। जो बहुत अहम एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो कम है उनको थोड़ा कम दीजिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम के को प्रॉपर टाइम देना है। सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दे के प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके टाइम उनको प्रॉपरली तैयार करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप में करनी है। स्मार्ट वर्क को मैं फिर समराइज़ कर दूं अगर 3-4 पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहले आपको जो मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट्स बताए वो देखिए, FPSC के रूल्स देखिए, एग्जामिनेशन के रूल्स देखने के बाद आप जो हैं वो FPSC की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो देखिए। एनुअल रिपोर्ट्स के बाद आप जो एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स हैं वो देखिए। फिर आप कोर्स कंटेंट जो ओरिजिनल FPSC का है वो देखिए। कोर्स कंटेंट देखने के बाद आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं। पास्ट पेपर्स देखने के बाद आपने ब्रीफली जो है वो देखने के बाद आपने जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर चले जाना है और स्टैंडर्ड बुक से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। स्टैंडर्ड बुक से आपने टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, हर टॉपिक को तैयार करना है इस हद तक कि जब आपको लगे कि सफिशेंट मटेरियल तैयार हो गया और उसके बाद आपने नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच कर जाना है। ठीक है, ये स्मार्ट वर्क की एक टेक्निक मैंने आपके सामने रखी है।
सेकंड पे यही हमने बात की है आपके सामने, जो सेकंड और थर्ड के ऊपर है कि जी आप ये रूल्स पढ़ें और एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ें। फोर्थ नंबर पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं। देखें, सीएसएस की जब भी कोई तैयारी शुरू करता है एस्पायरेंट, तो वो सबसे पहले और चीज़ों को छोड़ के इसके पीछे लगता है कि जी मुझे ये पता चले कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से देखने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से रखूं जिसमें नंबर आएंगे, कौन से स्कोरिंग है, कौन से नहीं स्कोरिंग, किसका ट्रेंड है, कौन सा नहीं ट्रेंड। देखें, ये सारी की सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो या वैसी एक जनरली फैली हुई हैं या फैलाई गई हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कंपलसरी सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर आप करते ये हैं, अमूमन जो गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए बहुत कम टाइम छोड़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से उनकी तैयारी तो जैसी तैसी हो जाती है, बेहतर या ख़राब हो जाती है, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो मिस हो जाते हैं, उनमें कम नंबर आते हैं या उनमें वैसे ही फेल हो जाते हैं। तो ऑप्शनल की तैयारी किस काम की रह गई जब आपने कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो पास नहीं कर सके। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों की इक्वल वेटेज होगी। ये जो फार्मूला कुछ लोग देते हैं ना कि कंपलसरी को सिर्फ पास करना होता है और जो एलोकेशन सिक्योर करनी होती है वो ऑप्शनल्स की बेस पे करनी होती है, मैं इससे एग्री नहीं करते, हम इससे एग्री नहीं करते। ये बिल्कुल नामुनासिब फार्मूला है। आपने हर सब्जेक्ट को, हर पेपर को इस नज़र से अटैम्प्ट करना है कि इसमें से आपने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं, और हर पेपर में से आपने कुछ ना कुछ मार्जिन क्रिएट करते जाना है। जब आप हर पेपर में से कुछ ना कुछ मार्जिन क्रिएट करने की नज़र से एग्जाम में अपीयर होंगे, उसको उतनी अहमियत देंगे, तो फिर आप देखिएगा ओवरऑल आपका क्यूमुलेटिव जो डिफरेंस है बाकी कैंडिडेट से वो बहुत बढ़ता जाएगा। हर सब्जेक्ट में भी आप 4-5 नंबर का मार्जिन क्रिएट करते जाएं तो 50 to 60 का आप मार्जिन क्रिएट कर लेंगे ओवरऑल एग्जामिनेशन में, और आप कहीं के कहीं खड़े होंगे मेरिट के लिहाज से। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप एक दफ़ा सब को सेलेक्ट कर लें, एक दफ़ा चूज़ कर लें। वो कैसे कर रहे हैं वो हम एक दफ़ा इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या क्या चीज़ें सामने रखते हुए आपको चूज़ करना चाहिए। एक दफ़ा चूज़ कर लें उसको, उसके बाद उसके स्टिक टू द डिसीजन। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, कल को आप किसी दूसरे से गाइडेंस लेने गए तो आपने वो छोड़ के वो रख लिए, फिर तीसरे दिन किसी और जगह गए तो फिर आपने वो सब्जेक्ट वहाँ से रख लिए, और चौथे दिन घूम फिर के आप फिर कन्फ्यूज़ घूम रहे हैं कि अब मैं कौन से रखूँ सब्जेक्ट। वो मैंने आपको जैसे कहा कि हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने चाहिए। तो बहरहाल फिल वक्त ये कि आप ये नोट कर लें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने चूज़ कर लिया तो देन स्टिक टू योर डिसीजन, और उसको उसकी तैयारी करें, बस उसको बार बार तब्दील ना करें अपना फैसला। फिफ्थ पॉइंट में हमने ये बात की है कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन प्रिपेयरिंग जस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। बहुत से लोग होते हैं जो मैंने कहा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं कि उनके लिए कंपलसरी का वक्त ही बाकी नहीं रहता। फोकस करें कंपलसरी और ऑप्शनल बोथ सब्जेक्ट्स के ऊपर। प्लान एंड स्ट्रेटजाइज, नो योर स्ट्रेंथ। अच्छा, आपने ये करना है, हर शख्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड मुख्तलिफ होगा, उसका सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ होंगे जिसमें उनको इसको इंटरेस्ट होगा, उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, हर एस्पायरेंट की स्किल्स डिफरेंट होंगी, उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होंगी, उसकी वीकनेसेस डिफरेंट होंगी। आपने अपना खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करना है कंपलसरी और ऑप्शनल की सब्जेक्ट्स को सामने रखते हुए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वक्त आप सिर्फ ये याद रखिए, हम ब्रीफली कुछ डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें इस वक्त आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि जी कंपलसरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसे है। ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं बड़े ख़तरनाक समझे जाते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं। मुश्किल इन अ सेंस कि इसमें ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। इसके अंदर फेलियर का रेशो बहुत ज़्यादा होता है इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इन दो सब्जेक्ट को आपने इस तरह से नहीं लेना कि इनका खौफदारी नहीं करना कि इसमें फेलियर बहुत ज़्यादा है तो हम भी शायद इसमें फेल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर हमने स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजाइज करना है कि अगर बहुत अच्छे नंबर नहीं लिए जा सकते तो सिर्फ पास परसेंटेज यानी सिर्फ पासिंग मार्क्स यानी 40 मार्क्स लेना भी हमारा एम नहीं होना चाहिए। हमने इसमें 40 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है।
मैंने कहा था ना, हर एग्ज़ाम के हर पेपर के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हमने मार्जिन क्रिएट करना है दूसरे कैंडिडेट से। तो इन दो पेपर्स में भी मार्जिन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। सिर्फ 40 मार्क्स तक हमने खुद को लिमिटेड नहीं रखना, इससे ऊपर जाना है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि आप ऐसे के अंदर कोई 70 या 80 मार्क्स ले लेंगे। जनरली कोई एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स होंगे तो वो ले लेंगे। इसी तरह प्रेसी के पेपर में भी आप 80-90 मार्क्स या 70% मार्क्स तक भी एक्सपेक्ट मुश्किल है करना। एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर आप ज़रूर 40 से ज़्यादा ले लेंगे, 50-60 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 70 या 70 प्लस लेना मुश्किल काम है। ये एक रियलिटी है। दूसरे जो हमारे जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं और करंट अफेयर्स हैं, जिनमें कलेक्टिवली पास होना है, इसके अंदर स्पेस मौजूद है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर थोड़ी मेहनत करके आप 70 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, 80 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। उसके अंदर मार्जिन मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है वहाँ से मार्जिन लेने का। लिहाजा आपने उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉयट अगर ना किया, उसके पोटेंशियल को यूज़ अगर ना किया, तो फिर हमारी एलोकेशन ख़तरे में पड़ जाएगी। उसको ज़रूर उसकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर से दूसरे लोगों के निस्बत हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। उसमें भी अगर 50 मार्क्स लिए, 60 मार्क्स लिए, 55 मार्क्स लिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो है वो दूसरे किसी पेपर में मार्जिन क्रिएट करना, दूसरों से आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, इनमें लोग आम तौर पे, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद 40 से भी कम स्कोर करते हैं। अगर बहुत अच्छे स्कोर आए तो 40 तक ले लेते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इसमें भी आपको कोशिश करनी चाहिए, इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी 50 to 60 के दरमियान मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में भी। तो इनमें भी अगेन ये भी कोई ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें कोई आप 80 प्लस मार्क्स की तवक्को करें, अनलेस कि आपने बहुत ही एक्सेप्शनल कोई उसमें काम किया हो। अदरवाइज़ ये भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आप 50 to 60 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा अगर करने हो, हम उसकी टेक्निक्स, जैसे मैंने कहा कि हम अलग से वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एक एवरेज 50 to 60 वाले सब्जेक्ट्स रखिए। 6th जो सब्जेक्ट है हमारा है वो है इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात, या जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट में बहुत पोटेंशियल है मार्क्स लेने का। इसमें 80 प्लस मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, इसलिए इसके पोटेंशियल से भी पूरी तरह फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। अगर इसको भी हमने नॉर्मल सब्जेक्ट्स की तरह लिया और इसके भी अंदर भी 50-60 मार्क्स लिए, तो फिर भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है 80 प्लस मार्क्स का, तो इसको पूरी तरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर ब्रीफली हमने बात कर ली सारे सब्जेक्ट्स की, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट ऐसे सामने आ गए जो कि बहुत शानदार मार्क्स दे सकते हैं, 80 प्लस में जा सकते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी और दूसरा इस्लामियात। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ ये फार्मूला लेके चल रहे होंगे कि जी हमने कंपलसरी में सिर्फ पास होना है, उसके अंदर भी मैंने आपको ये कहा कि हमने 40 मार्क्स के ऊपर इक्तफा नहीं करना, बल्कि 50 to 60 के दरमियान उनका पोटेंशियल अगर है, तो हमने अगर 60 का पोटेंशियल है तो 60 लेने हैं उसके अंदर से। ये स्ट्रेटजी हमने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हवाले से अडॉप्ट करनी है। अब हो सकता है, देखिए, प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज की जो मैंने ये पॉइंट हमने 7th नंबर पे लिखा है, उससे मुराद ये है कि हो सकता है आप एस्पायरेट्स में से किसी की राइटिंग स्किल, एनालिटिक्स स्किल, चीज़ों को एनालाइज करने की स्किल्स इतनी शानदार हो को वो ऐसे के अंदर से 70 प्लस मार्क्स लेने में कामयाब हो जाए। किसी की इंग्लिश के ऊपर इतनी ज़बरदस्त कमांड हो कि वो प्रेस राइटिंग के और कंपोजिशन का जो पेपर है उसके अंदर से 70 प्लस मार्क्स लेने में कामयाब हो जाए। किसी को करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स पे इतना अबूर हासिल हो कि वो उसमें से 70-80% मार्क्स ले ले। तो ये आपने अपना सेल्फ एवेल्यूएशन करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है कि आप इसके अंदर से किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत शानदार हैं और आप किसके अंदर आपकी स्किल्स बहुत मजबूत हैं और आप उसके अंदर से 80 प्लस मार्क्स पे जा सकते हैं। 2 तो मैंने बता दिए, ये तो हर सूरत में आपने इसमें पोटेंशियल है, आपने इसको पोटेंशियल से फ़ायदा उठाना है। इसके अलावा आपने अपनी स्ट्रेटजाइज करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ को आगे लेके जा सकते हैं, उसको यूज़ करके अपने मार्क्स को डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करें कि करंट अफेयर्स आपकी वीकनेस है, इंग्लिश ऐसे आपकी वीकनेस है, या इस्लामियात आपकी वीकनेस है। तो इस्लामियात में भी लोग फेल होते हैं, याद रखिए। आप पास रिजल्ट उठा के देखें तो इस्लामियात में भी फेल होते हैं। किसी आपने पेपर को ईजी नहीं लेना।
तो अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए आप। मैं अगेन आई एम सेइंग अगेन कि यू आर द बेस्ट जज। आपने खुद को सेल्फ एवेल्यूएट करना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपने किस सब्जेक्ट की, कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सा आपका वीकनेस है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके मुताबिक हमने प्लान करना है और स्ट्रेटेजाइज करना है अपनी चीज़ों को। फिर वही बात जो मैंने शुरू में कर दी कि जी आपने सारे सब्जेक्ट की, वो जो हमने स्मार्ट वर्क की बात करते हुए कहा था कि आपने कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट सामने रखने हैं, उनको अपने सामने रखते हुए उनकी तैयारी करनी है। हर सब्जेक्ट की बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको, कंटेंट्स पता होने चाहिए, पास्ट पेपर आपने पढ़े हुए हों और फिर उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। वो हम जब सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो हम सारी डिटेल वहाँ पर बात करेंगे। 9th नंबर पर वही हमने बात लिख दी कि जी पास्ट पेपर लास्ट 5 ईयर्स के आप देखें। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आपने ये सारी स्ट्रेटजी जो हमने भी डिस्कस की है ये सामने रख के आपने तैयारी शुरू कर दिया, तो एक जो रिकमेंडेड टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि ऐसे की तैयारी को आपने अपनी डेली रूटीन की तैयारी का हिस्सा बनाना है। वो कैसे होगी डिटेल में आगे जाके बात करेंगे। ब्रीफली यहाँ पे मैं ये बात कर देता हूँ कि आपने रूटीन में रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखना है। एक पैराग्राफ एटलीस्ट रोज़ाना लिखना है। उसको किसी से एवेल्यूएट करवाएं या खुद एवेल्यूएट करें, लेकिन रोज़ाना बेशक 5-6 लाइनों का, 8-10 लाइनों का एक पैराग्राफ आपने रूटीन में रोज़ाना लिखना है। लिखना है, खुद हाथ से लिखना है आपने। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ उस पर खुद से लिखिए। एक आपके पास आपकी एक नोटबुक हो, एक आपके नोट्स हो। कंप्यूटर में खुदारा टाइप नहीं करना, अपने हाथ से लिखना है। कि ऐसे जो है वो आपकी एक कम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ होता है, आपने एक पैराग्राफ डेली में लिखना है। उसके साथ साथ आपने जो न्यूज़पेपर है या कोई बुक है, हम उसके आगे चल के बात करेंगे, वो आप पढ़ रहे होंगे, वो भी आपकी ऐसे की तैयारी का हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ ये नोट कर लें कि आपने रोज़ाना एक ना एक पैराग्राफ ज़रूर लिखना है, एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो ज़रूर लिखना है। अच्छा, ऐसे की तैयारी के हवाले से एक बड़ा शानदार गाइडलाइन जो है वो एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। गाइडलाइंस फॉर गुड ऐसे, ये एफपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है। इसे डाउनलोड कर लें, इसे गिव इट अ रीडिंग, इसको 2-3-4-5 दफ़ा पढ़िए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसे अच्छा क्या होता है, उसमें कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, और सीएसएस के एग्ज़ाम में आपसे किस किस्म के ऐसे की तवक्को की जा रही होती है। ये वेबसाइट से जाके आप ज़रूर इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए। जो बात मैं पहले कर चुका कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ खुदारा क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। कोई सब स्टैंडर्ड बुक्स या नोट्स ऐसी कोई चीज़ आपने उसके ऊपर रिलाय नहीं करना। राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे ख्याल में इस एग्जामिनेशन की तैयारी का। देखें, आपने 1000 बुक्स पढ़ ली हैं, 1000 जगहों से आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जब तक आप उसको अल्फाज की शक्ल में पेपर के ऊपर लिख नहीं देते, लिखने का आर्ट नहीं है आपके पास, तब तक आपके उस नॉलेज बेस का कोई फ़ायदा नहीं है। लिखना एक आर्ट है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पे वो लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ टू दी पॉइंट बात लिखनी है। वो एक आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, जिसमें आप पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर केस बिल्ड करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट देते हैं, केस बिल्ड करते हैं, फिर उसके अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स पुट करते हैं, फिर उसके बाद फाइनली कंक्लूड करते हैं। इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो करेंगे। तो वो एक आर्ट, ऐसे लिखने का या एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक आर्टिस्टिक, एक खूबसूरत स्टाइल क्या होना चाहिए, वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको नहीं आता। तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे हमने सीरियल नंबर 10 पे जो लिखा हुआ है कि ऐसे की डेली करनी है, वो ये आप कोई भी, जब आप ऐसे की डेली कर रहे होंगे तो वो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ कोर्स हो रही है। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ डेली लिखिए। फिर आप अपने आप को मखसूस टाइम लिमिट के अंदर लिखने का प्रैक्टिस भी कीजिए कि ज़ाहिरा एग्जामिनेशन के अंदर एक लिमिटेड टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आपने लिखना होगा, उसके अंदर लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की, आपकी राइटिंग का स्टेमिना बिल्ड नहीं हुआ, आपको लिखने का आपका स्टाइल बेहतर नहीं हुआ, आपका एक्सप्रेशन बेहतर नहीं हुआ, तो आपका नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसे कोई फ़ायदा उठा नहीं सकेंगे इस एग्जामिनेशन के हवाले से। पॉइंट नंबर 14, सीरियल नंबर 14 पे हमने लिखा है कि डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिक स्किल्स। जो सारा क्रक्स है ना इस एग्जामिनेशन की तैयारी का, वो ये पॉइंट है
कि क्रिटिकल एंड एनालिटिक स्किल्स अपने डेवलप करें। इस एग्जामिनेशन में आपसे रिप्रोडक्शन ऑफ डेटा याद करके, क्रैम करके उसको दोबारा से छाप देना, ये आपसे तवक्को नहीं की जाती। यही वजह है कि जो लोग इस फार्मूले के पीछे जाते हैं कि जी पास पेपर से देख लिया, थोड़ा सा सिलेक्टेड पोर्शन किसी मार्केट से गए और वहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड बुक्स बना के उन्होंने छाप के रखी हुई हैं वो उठाई, वहाँ से याद किया, क्रैम किया, उसे जाके एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर दिया और समझा कि जी अब मैं पास हो जाऊँगा, वो उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। इस एग्जामिनेशन में आपसे पहली तो बात ये है कि कोई चीज़ ऐसे तवक्को नहीं की जाएगी कि आप कोई एग्जामिनेशन के अंदर आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आपसे कोई रट्टा लगवा के आपसे रिप्रोड्यूस करवाई जा रही हो। आपकी हर क्वेश्चन के अंदर आपसे आपकी अपनी ओपिनियन मांगी जाती है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनालिटिक स्किल्स को उसको उजागर करने की कोशिश की जाती है। आपकी अपने व्यू पॉइंट्स को जानने की कोशिश की जाती है। आपकी अपनी ओपिनियन को सामने लाने की कोशिश की जाती है। तो आपने हर चीज़ के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी एक क्रिटिकल एनालिटिक थिंकिंग जो है वो डेवलप करनी है। अगर आप चीज़ों के ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं रखते और अपनी उस ओपिनियन को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं जानते तो फिर आप इस एग्जामिनेशन को कभी भी पास नहीं कर सकते। देखिए, एक चीज़ है अपनी ओपिनियन बिल्ड करना, दूसरा है उस ओपिनियन को प्रेजेंट करना इस अंदाज में कि आपकी ओपिनियन कन्विंसिंग लगे पढ़ने वाले को, सुनने वाले को। तो ये कुछ चीज़ें अपने अंदर अगर हम पैदा नहीं कर सकते, उसको हम ओपिनियन पैदा बना नहीं सकते और उस ओपिनियन को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते अच्छे अंदाज में, तो फिर इस एग्जामिनेशन को पास करना भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, प्रेजेंट करने के हवाले से ही हमने अगला पॉइंट, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करने के हवाले से है। हम एज ए नेशन, इन जनरल में बात कर रहा हूँ कि हम एज ए नेशन बायस्ड, अनफेयर ओपिनियंस रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे रिलीजियस हो। ये जनरल में बात कर रहा हूँ, इससे एक्सेप्शन ज़ाहिर होती हैं। हम पॉलिटिकली या रिलीजियसली अगर किसी के ख़िलाफ़ हैं तो हम बिला वजह ही उसके ख़िलाफ़ हैं। हम किसी के हक़ में हैं तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम उसके हक़ में हैं। हम किसी को अच्छा समझते हैं तो हम उसे अच्छा ही समझेंगे, चाहे उसके ख़िलाफ़ हमारे पास 100 दलाइल आ जाएं। हम किसी को बुरा समझते हैं तो हम उसके ख़िलाफ़ ही रहेंगे, चाहे हमारे आंखों के सामने जितने मर्ज़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, जितने मर्ज़ी दलाइल आ जाएं। ये इस चीज़ की दलील है कि हम ओवरऑल, अपने ओवरऑल नेशनल लेवल पे हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि हम एक बायस्ड और अनफेयर लोग बनते जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने एग्जामिनेशन की अंदर भी हमने अपनी इस आदत को चेंज ना किया और अपनी यही चीज़ें जो हैं वो हमने उसका मुजाहरा किया तो फिर एग्जामिनेशन में पास होना मुमकिन नहीं है। देखें, किसी भी पर्सनालिटी, किसी बिलीफ, किसी आइडिया, किसी सोच को हिट नहीं करना, उसके ख़िलाफ़ बायस्ड ओपिनियन नहीं देनी, अनफेयर अनजस्ट बात नहीं करनी, बहुत ही खूबसूरत इल्मी अंदाज में आर्ग्यूमेंट्स देते हुए, बहुत ही शानदार आप डिस्कशन करते हुए, दलाइल देते हुए आप किसी की ओपिनियन से बड़े मुनासिब अल्फाज में डिफ़र कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, इख्तलाफ राय रख सकते हैं। लेकिन बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, बहुत एक्सट्रीमिज़म का इजहार, बहुत ही रफ़ लैंग्वेज का इजहार, जो कि नॉर्मली हमारी शायद एक बदकिस्मती से हमारा एक कौमी जो है वो एक कल्चर या हमारा एक रवैया बन चुका है। हमने एग्जामिनेशन में भी अगर ये तरीका इस्तेमाल किया, ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, सोशल लिहाज से, किसी भी लिहाज से, तो किसी भी तौर इस एग्जामिनेशन को पास नहीं किया जा सकता। ओपिनियन रखें, इख्तलाफ राय रखें, लेकिन एहतराम के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, अनबाइस्ड अंदाज में और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करके। एग्जामिनेशन में अक्सर सवाल ऐसे होंगे कि जिसमें आपकी ओपिनियन मांगी जाएगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी और एनालिटिक स्किल्स को चेक किया जाएगा। उसमें आपने अपनी ओपिनियन बिल्ड करनी होगी, ओपिनियन देनी होगी। आप देखें, उसमें चाहे उस जो थीसिस स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट जाएं या उसके फेवर में जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर ने अपना कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं बनाया होता। आप चाहे उसकी फेवर में जाएं, चाहे उसके अगेंस्ट जाएं, लेकिन
जो कुछ आप लिख रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, वो अनबायस्ड हो, वो फेयर हो, उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट्स दे के उसको सब्सटेंशिएट कर दें विद सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स, तो आपको बेहतरीन शानदार मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई सादा सी बात भी कर रहे हैं लेकिन आप कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे, कोई आप अपनी एक जनरल बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो अपीलिंग हो, जो सब्जेक्ट को एड्रेस कर रही हो, जो आर्ग्यूमेंट्स आप कोई नहीं बिल्ड कर पा रहे, तो फिर आपको उस क्वेश्चन के अंदर उस तरह से मार्क्स नहीं मिल सकते। अपने क्वेश्चन को जब आपने अटैम्प्ट कर रहे होना है तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने अपने पेपर को डिफ्रेंशिएट करना है दूसरों के पेपरों से। डिफ्रेंशिएट करते हुए आप अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करें, रेफरेंसेस दें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी फैक्ट फिगर्स कोट कर सकें वो करें। अपने ज़ाहिर है वो आपके आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करेंगे, मदद करेंगे आपकी बात को। उसमें आप ग्राफ्स बना सकते हैं, बनाएं, चार्ट बना सकते हैं, बनाएं, मैप्स बना सकते हैं, बनाएं। यानी कि मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपका पेपर दूसरों के पेपर से मुमताज़ हो, डिफरेंट हो, ताकि एग्जामिनर के सामने अगर इन अ रो 10 पेपर वो देख रहा है तो उसके सामने 9 एक जैसे गुजरे हैं तो 10वां आपका पेपर जाता ही उसके सामने एक अपीलिंग हो, कन्विंसिंग हो। उसे देखते साथ ही उसके जहन में ये तासुर उभरे कि ये बाकी पेपरों से मुख्तलिफ है और इसको मैंने बेहतर मार्क्स देने हैं। ये आपकी गैर मौजूदगी में आपका पेपर वहाँ पे बैठ के आपकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो वो आपने इस तरह का बनाना है, इस तरह का पेपर होना चाहिए जो दूसरों से आपके मार्क्स को ज़्यादा हासिल करने में कामयाबी रहे। इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटीज़, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। सारा एग्जाम घूमता ही इस चीज़ के ऊपर है कि आपकी इंग्लिश जो है उसकी राइटिंग, आपकी स्किल्स पहले मरले में कितनी अच्छी है और दूसरे मरले में कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी, तो उसके ऊपर हम आप डिटेल में देख सकेंगे कि इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, इसको हम उसी वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे इसके ऊपर। लर्न टू बी स्पेसिफिक, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम लोग जो हैं जब कोई भी टॉपिक एड्रेस कर रहे होते हैं तो हम अपनी गुफ्तगू में, अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हुए अपनी बात में कहीं से कहीं निकल जाते हैं, किसी जगह पे बहुत डिटेल में चले जाते हैं, बहुत इख्तिसार में चले जाते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स दाएं बाएं हमारे हो जाते हैं। हम टू दी पॉइंट जो टॉपिक को एड्रेस करना है हम वो नहीं कर पा रहे होते। जो सवाल पूछा गया है उसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे होते, सवाल गंदम जवाब चना वाली बात कर रहे होते हैं। यानी हमने 8-10 पेजेस लिख दी हैं लेकिन हमने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जनाब जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है उसका मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने 8-10 पेजेस में इधर उधर की हिस्ट्री, कहानी, आर्ग्यूमेंट्स हर चीज़ लिख दी है। देखिए हमें बहुत इस बात का एक्सपीरियंस हुआ है कि CSS के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन, उनके जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे पास लोग चेक करवाने के लिए आते हैं कि आप हमारा ये वैल्यूएट कर दें कि हम CSS में कहाँ पे खड़े हैं तैयारी के लिहाज से। सबसे जो 99.9% लोगों में मैंने मसला देखा है उनके टेस्ट वगैरह चेक करने के बाद, तो वो ये है कि उनको खुद अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कब जो है वो सब्जेक्ट से कितना दूर चले गए हैं, जो बात हो रही है उससे कितना दूर चले गए। तो वो असल बात कहीं की कहीं रह जाती है, उसका कोई पूरे सवाल में जवाब ही नहीं होता, और इधर उधर की बातें, इधर उधर की कहानियाँ वो बड़ी शानदार भी लिखी हुई हों, बहुत अच्छी बातें भी लिखी हुई हों, बहुत ऑथेंटिक बातें भी लिखी हों, लेकिन उसके कोई मार्क्स ज़ाहिर है हो ही नहीं सकते, उसका कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता। तो इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है एस्पायरेंट को खुद भी, और हर शख्स ये समझता है कि शायद उसमें ये गलती नहीं है, ये शायद दूसरों में गलती है। लेकिन आप खुद अपना ये वैल्यूएशन कीजिएगा तो आप सब में कहीं ना कहीं ये गलती हम सब में मौजूद होती है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो टू दी पॉइंट बात की गई है उसको प्रिसाइज, स्पेसिफिक होके एड्रेस करना है। ऐसे में भी फेलियर की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जो असल बात पूछी गई है हम उसका जिक्र ही नहीं करते, इधर उधर की बातें, इधर उधर की मिसालें, इधर उधर की कहानियाँ उसमें लिखते रहते हैं। आप बेशक आपकी जितनी मर्जी अच्छी राइटिंग हो, जितने मर्जी आपने उसमें अच्छे आर्गूमेंट बिल्ड किए हो, जितनी मर्जी आप उसमें अच्छी चीज़ें आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, फैक्ट्स लिख रहे हो, रेफरेंसेस लिख रहे हो, लेकिन आपने जब टू दी पॉइंट बात का जवाब नहीं दिया तो एग्जामिनर आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं देगा। अच्छा, डेवलप स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस फॉर प्रोड्यूसिंग रेफरेंसेस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं जब अपनी बात कर रहे हैं तो उसको सब्सटेंशिएट करें विद आर्ग्यूमेंट्स। मैं क्या ओपिनियन रखता हूँ, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, XYZ ABC क्या ओपिनियन रखते हैं, वो मैटर नहीं करती। जब तक हम अपनी उस ओपिनियन को
लॉजिकल नहीं बनाते, उसको हम आर्ग्यूमेंट उसका नहीं बिल्ड करते हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, तब तक हमारी बात की कोई अहमियत नहीं होती। तो ये सब्सटेंशिएट करने के लिए स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए, हम कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमने एक अलग वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से हमारी राय में जो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि आपको कंसल्ट करें, तो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस अपना नॉलेज बेस बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम सब्जेक्ट वाइज जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। आखिर में, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आपने खुद अपने आप को एवेल्यूएट करना है, अपने आप को एवेल्यूएट करके कि आप कहाँ पे खड़े हैं तैयारी के लिहाज से, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। सीएसएस के वो तमाम रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड बुक्स, कंटेंट, एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, वो आपने पढ़ लेने के बाद अपना सेल्फ एवेल्यूएशन करना है और अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। उनकी रोशनी में आपने प्लानिंग करनी है, खुद अपनी प्लानिंग करनी है, खुद चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करना है और फिर उनको एग्जीक्यूट करना है। स्टैंडर्ड बुक्स का इस्तेमाल करना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, कोई नोट्स के पीछे नहीं भागना। नोट्स नामी कोई चीज़ नहीं होती, इसको भूल जाइए। कोई मार्केट में जो अवेलेबल सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके पीछे नहीं जाना, जगह जगह गाइडेंस के लिए नहीं भागना, जगह जगह अकेडमीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ करना है वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सीएसएस की तैयारी के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादातर वही चीज़ें जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में, गुज़श्ता स्लाइड्स में हम देख चुके हैं, लेकिन इनको हमने फिर समराइज़ करके अलग से इस शक्ल में लिख दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हम बारहा कह चुके हैं कि आपको सब स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स वगैरह को बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं करना। उनसे जितना दूर रहें उतना बेहतर है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सेकंड, कि आपको गाइडेंस की तलाश में बार बार यहाँ वहाँ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, उससे ज़्यादा हायर क्वालिफ़िकेशन के हामिल होंगे बहुत सारे लोग जो इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कोशां होंगे। आप बड़ी आसानी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से जो हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, जो सोर्सेज बताए हैं, आप उसको पढ़ के, इन वीडियोस को जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं देख के, आपको बहुत आसानी से पता चल सकता है कि सीएसएस की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। आप ख़ुद तैयारी कर सकते हैं, आपको कतन बार बार इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि अकेडमी जाने की, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू विज़िट एन अकेडमी। अगर आपको फिर भी लगे कि आप जो है कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको बड़ी मुनासिब गाइडेंस मिल रही है और आपको कुछ बेसिक्स जो हैं वो उसके लिए एकेडमी जाना चाहिए, तो आप ज़रूर जाएं। जब आपको बेसिक्स पता चल जाएं, सारी चीज़ें जो आप जानना चाह रहे हैं, आपके सवालों की आपको जवाब मिल जाएं, तो फिर तैयारी आप ख़ुद कीजिए। हमारा रिकमेंडेड जो है, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप तैयारी खुद करें। फोर्थ नंबर पे है कि जी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग न्यूज़पेपर ऑनली। सीएसएस की तैयारी जब भी कोई करना शुरू करता है तो उसको जो सबसे ज़्यादा मशवरे मिलते हैं, सबसे पहला उनमें मशवरा ये होता है कि जी आप कोई भी XYZ एक न्यूज़पेपर है, उसका आप नाम लिया जाता है कि जी आप उसको पढ़ना शुरू करें, शुरू से आखिर तक उसे पढ़ें और ये करें और वो करें। बिल्कुल भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, वो आप सेलेक्ट कर लें, उसे पढ़ें, पढ़ते जाएं, उसे डेली अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। उससे आप करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन बेहतर होगा, आपके वोकेबलरी बिल्ड होगी, वर्किंग वोकेबलरी बिल्ड होगी, करंट अफेयर्स होगा, आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन उसको पढ़ने का ये तरीका नहीं है कि आपको शुरू से आखिर तक पढ़ते जाएं। आप जस्ट उसमें से उसको एट ए ग्लांस देखें, उसके अंदर जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नज़र आएँ, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ हो, कोई नेशनल लेवल की कोई बहुत अहम चीज़ है, इंटरनेशनल लेवल की बहुत अहम चीज़ है, कोई अच्छा एडिटोरियल है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसे ज़रूर स्टडी करें, उसे ज़रूर पढ़ लें, उसका रिकॉर्ड रखना चाहें, रेफरेंस रखना चाहें तो वो भी रख लें। लेकिन ऐसी जो न्यूज़ हैं, क्राइम, एक्सीडेंट इधर उधर की, या पॉलिटिकल, आपस में उसने उसके ख़िलाफ़ बयान दे दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये
कह दिया, वो कर दिया, तो इसकी पढ़ने की, इस पर वक्त ज़ाया करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखें, जो काम की चीज़ है उसे पढ़ें। बाज़ दफ़ा उसमें ऐसे होता है कि जी एडिटोरियल्स भी बहुत सारे माशाल्लाह कभी दफ़ा ऐसे होते हैं कि कभी कभार ही पढ़ने के काबिल होते हैं, वरना ज़्यादातर तो ऐसे ही बस उन्होंने एक कार्रवाई मुकम्मल की होती है। तो जो आपको लगे, कभी आप खुद उसको देखें, अगर कोई लगे कि इसमें कोई मटेरियल है जिससे आपको कोई मिल सकता है तो उसे ज़रूर पढ़ें, अदरवाइज़ उसे इग्नोर करें और उसको उसके इस न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ने के ऊपर अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स में हमने वही बात की है जो हम बारहा पिछले करते आ रहे हैं कि जी आपने जब भी अपनी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, उसमें अपनी राय लिखनी है, अपनी ओपिनियन लिखनी है, चीज़ों के ऊपर अपना क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, तो उसके दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई बायस्ड, एक्सट्रीमिस्ट, इर्रेशनल, इलॉजिकल कोई किसी किस्म का अपना जो है ना वो रवैया उसका मुजाहरा नहीं करना। कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी, यानी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, कोई आर्गूमेंट नहीं होता, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होती, आप हवा में बातें कर रहे हैं। किसी शख्सियत के बारे में, किसी बिलीफ, किसी आइडियोलॉजी, किसी आइडिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी रिलीजियस सेक्ट, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ कोई भी नेगेटिव इंप्रेशन या डिस्ग्रेसफुल रिमार्क्स पास नहीं करने। किसी के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे नफ़रत का, तासुब का, डिवीज़न का कोई पहलू निकलता हो। कोई लिसानी, फ़िरका वाराना, तासुब पे मबनी कोई बात भी आपने नहीं लिखनी। अदरवाइज़ भी एक अच्छे इंसान से ही तकाजा किया जाता है कि आप चाहे दूसरों से कई बार इख्तलाफ राय करें, आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में दूसरों से आप अपना इख्तलाफ राय कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, लॉजिक के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपनी बात कन्वे कीजिए। दूसरों की राय से एहतरामन आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रख सकते हैं, एहतराम के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं। और नेक्स्ट के आप अपना जब भी एग्ज़ाम का पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कोई इररेलेवेंट या अननेसेसरी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात हम कर चुके हैं कि आप अगर असल जो आपका सब्जेक्ट है उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो चाहे इधर उधर की जितनी भी डिटेल्स उसको प्रोड्यूस करते रहेंगे, ऑथेंटिक हो या अनऑथेंटिक हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी काम नहीं आएंगी। लास्ट 2 जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इसके ऊपर बेस करते हैं कि CSS का एग्ज़ाम जो है ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। देखें, अल्लाह ताला ने हर शख्स के लिए कोई ना कोई दुनिया में उसके लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई प्लान है, उसके लिए अल्लाह ताला ने रखा है दुनिया में। तो CSS इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप इसके लिए ज़रूर कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको इसमें कामयाबी दे और बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो आपके डिज़ायर्ड ग्रुप्स हैं उसमें एलोकेशन मिले, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए अगर आप कोई करंट जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को नहीं करना, उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करें, हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करें, अपनी जो आप जॉब कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, उसको बिल्कुल छोड़ने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ CSS की तैयारी बिल्कुल मुमकिन है, की जा सकती है, और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी एजुकेशन के दौरान या अपनी करंट जॉब, बड़ी हेक्टिक जॉब के साथ उन्होंने इस CSS की तैयारी भी की और फिर एलोकेशन भी हासिल की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि बहुत सी आपके लिए कारामद मालूमात होंगी इस वीडियो में। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके लिए मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ लेके हम इस तरह इंशाल्लाह हाज़िर होते रहेंगे।